नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। पूरा चैप्टर आपका एनबीएफसी के बारे में है। एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के बारे में है। 2-3 पार्ट लगेंगे इसको कवर करने में, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि एनबीएफसी क्या होती है और एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी, ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स, है ना, जो भी हो सकता है। तो व्हाट इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पूरी परिभाषा है। एनबीएफसी इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो पहली बात, एनबीएफसी क्या होती है, एक कंपनी होती है जिसे कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इंगेज रहती है ये इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या बिजनेस करते हैं, लोन और एडवांस देने का, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज जो कि इशू की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। लीजिंग का काम करते हैं, हायर परचेज का काम करते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में काम करते हैं, चिट बिजनेस का, चिट फंड का बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने वाली जो कंपनियां होती हैं उन्हें एनबीएफसी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, ऐसी कंपनियां जो इट डज नॉट इंक्लूड, ऐसी कंपनियां जो एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर कोई कंपनी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व है तो वो एनबीएफसी के दर्जे में नहीं आएगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में है, कोई कंपनी है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही है, पंखा बना रही है, फ्रिज बना रही है, तो वो एनबीएफसी में नहीं आएगी। परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, किसी तरीके के गुड्स खरीद और बेच रही है, वो एनबीएफसी में नहीं आएगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ध्यान दें यहाँ पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं, फाइनेंस देती लेती हैं। नॉन बैंकिंग यानी बैंक नहीं है, बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस का काम करती हैं। तो अगर ये सारे काम कर रहे हो, आप सामान खरीद और बेच रहे हो, दारू खरीद बेच रहे हो, तो आप एनबीएफसी में थोड़ी ना होगे, ओके। उसके बाद में अदर देन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटी खरीद बेच रही है तो एनबीएफसी हो सकती है। आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड सेल्स, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर जो आपकी रियल इस्टेट की कंपनियां हैं वो इसमें एनबीएफसी में नहीं आएंगी, ओके। तो ये बेसिकली एनबीएफसी का पूरा ब्रॉड एस्पेक्ट यही हो गया कि एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो कि रजिस्टर की जाती है कंपनीज एक्ट के तहत, जिसका काम होता है लोन और एडवांसेस देना, शेयर खरीदना, स्टॉक खरीदना, बॉन्ड खरीदना, डिवेंचर खरीदना बेचना, सिक्योरिटीज खरीदना बेचना, ठीक है। इसके अलावा लीज के काम पर लगना, हायर परचेज। लीज का मतलब यही होता है जैसे हमारी जो बैंक है, मान लीजिए आपकी ब्रांच है, तो वो लीज पर होगी ना। हम ब्रांच अपनी खुद की नहीं खोलते हैं, खुद बैंक अपना पैसा लगा करके ज़मीन नहीं खरीदता, वो किसी न किसी मकान मालिक से लीज पर ज़मीन ले लेता है, दैट्स लीजिंग। हायर परचेज का क्या मतलब होता है, देखो जैसे हम कोई गाड़ी उधार मतलब खरीदते हैं तो ईएमआई पर खरीदते हैं, उसी तरीके से फ्रेंड्स हायर परचेज का कॉन्सेप्ट होता है। क्या फंडा है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई कार खरीदनी है, 3 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये आपने डाउन पेमेंट दी, और मान लो 10 लाख रुपये की कार है आपकी, कितने की, 10 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी और उसके बाद बाकी 7 लाख रुपए पर आपने ईएमआई बंधवा ली। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं तो क्या होगा कि आप इस कार के ओनर होंगे, को ओनर होते हैं, बैंक भी ओनर रहेगा जिसने लोन दिया है और आप भी ओनर होते हैं। हाइपोथेकेट कर दी जाती है, ठीक है, हाँ, हाइपोथेकेट कर दी जाती है आपकी गाड़ी, ठीक है। अब हायर परचेज में क्या होता है, जब तक इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए। इसमें भी मान लीजिए हायर परचेज आपने किया, अगेन आपने 3 लाख रुपए पे कर दिए, ठीक है। उसके बाद ईएमआई आपकी बंध गई, लेकिन गाड़ी आपके नाम तब तक नहीं होगी जब तक कि पूरा का पूरा 7 लाख रुपए और आप नहीं पे कर देते। जिस दिन आपने टोटल 10 लाख रुपए पे कर दिए, उस दिन आप कंपनी के, उस गाड़ी के, उस कार के मालिक होते हैं। तो दैट मीन्स हायर परचेज। पहले एक तरीके से कार आपको मिल गई, आपने उसे किराए पर ले लिया, हायर एक तरीके से कह लीजिए ना, बोलते हैं कार हायर करने जा रहे हैं, तो हायर परचेज मतलब पहले आप उसे किराए पर चलाते हैं, फिर वो आप परचेज कर लेते हैं कब, जब आप पूरा पैसा चुका देते हैं, ठीक है। यही इतना फ़र्क होता है हायर परचेज, ठीक है। इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही हो या चिट फंड का बिजनेस कर रही हो तो ये सारी कंपनियों को हम एनबीएफसी मान सकते हैं। लेकिन इसमें एनबीएफसी में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ऐसी कंपनियां जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रही हैं,
गुड्स परचेजिंग और सेल का काम कर रही है, जैसे बिग बाज़ार वगैरह हो गया, ये नहीं आएंगे इसमें, है ना। इसके अलावा जितनी भी आपके रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी डीलिंग वाली जो कंपनियां होती हैं वो सभी एनबीएफसी में नहीं आती हैं। ओके, उसके बाद में कुछ और बातें। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन व्हिच इज ए कंपनी एंड हैज़ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और उसका मुख्य काम क्या है, डिपॉजिट रिसीव करना जनता से किसी स्कीम के तहत, चाहे वो इकट्ठा डिपॉजिट 2 लाख 10 लाख इकट्ठा लेती हो या इंस्टॉलमेंट में आरडी खोल रखा हो, ठीक है। तो इसे भी जो है एनबीएफसी कह देते हैं और इसे नाम दिया गया है रेजिडरी एनबीएफसी। क्या बोल देते हैं, रेजिडरी एनबीएफसी। क्या फ़र्क है यहाँ पर और यहाँ पर, क्या फ़र्क आया है अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट की कोई बात नहीं की, यहाँ इन्होंने कहा लोन बांटने की बात करी थी, लोन और एडवांसेस की बात की थी, यहाँ पर किसकी बात कर ली, डिपॉजिट लेने की भी बात कर ली, तो वो भी एनबीएफसी में आ जाती हैं। जैसे सहारा इंडिया थी, अगर आप देखें तो वो एक एनबीएफसी ही थी, भले वो रजिस्टर्ड नहीं थी लेकिन फंडा उसका वही था, वो जनता से पैसे लेते तो उनको जो है सर्टेन अमाउंट रिटर्न करते थे बढ़ा करके। ओके, एनबीएफसीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें चेक इशू करने की परमिशन नहीं होती है। एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें चेक इशू करने की आज़ादी नहीं होती है। साथ ही साथ में आरबीआई से पैसा उधार नहीं ले सकते, बैंक आरबीआई से रेपो, रिवर्स रेपो, इन सब तरह से, है ना, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गई, बहुत सारे तरीके जिनसे बैंक आरबीआई से पैसे उधार ले सकता है, लेकिन एनबीएफसी को पैसे उधार लेने की आज़ादी नहीं दी गई है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट, एनबीएफसी कैन कमेंस आर कैरी द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी, मतलब इन आरबीआई का एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45IA कहता है कि कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो एनबीएफसी का काम कर सकती है, बशर्ते उसे 2 चीज़ें करनी होंगी। पहला, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यानी एनबीएफसी अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाते हैं, आरबीआई के पास में। रजिस्ट्रेशन होने पर उनको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, COR मिलता है, और उनका जो है नेट ओन फंड जो है NOF कम से कम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी का काम कर सकती है, उसके बाद 2 चीज़ें होनी चाहिए, आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और मिनिमम नेट ओन फंड उसका जो है 2 करोड़ रुपए का कम से कम होना चाहिए, तो वो कंपनी एनबीएफसी का काम कर सकती है। अब एनबीएफसी इवेल्युएशन कैसे हुआ, कैसे कैसे जो है मतलब आगे बात बढ़ी है, वो हमें डिस्कस करना है, फिर रेगुलेटर्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था फ्रेंड जो है कि एनबीएफसी क्या होती हैं, ठीक है। ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल्स ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स में होती हैं, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि रियल इस्टेट में होती हैं, उन कंपनी को एनबीएफसी नहीं माना जाता है। इसके अलावा एनबीएफसी हम उनको भी मानते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं जनता से, चाहे वो इंस्टॉलमेंट के रूप में या इकट्ठे ही एक्सेप्ट कर लें, ऐसी जो है एनबीएफसी को रेजिडरी एनबीएफसी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ एनबीएफसी पर जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि एनबीएफसी पार्ट नहीं होती हैं किसका, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, इसकी वजह से वो चेक नहीं इशू कर सकती, चेक एनबीएफसी द्वारा नहीं इशू किया सकता है। और उसके बाद में दे कैन नॉट बारो मनी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से भी उधार नहीं ले सकती हैं, ये भी गाइडलाइन है कि आरबीआई से उधार नहीं ले सकता है। फिर हमने देखा कि आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45IA है ना, क्या कहता है कि कोई भी कंपनी एनबीएफसी का काम कर सकती है, बशर्ते कि उसे जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और उसका मिनिमम नेट ओन फंड जो है NOF जो है उसका 2 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हमने क्लियर कर ली थी। अब हम बात करेंगे इवेल्युएशन की, कैसे कैसे जो है एनबीएफसी हमारे देश में आगे बढ़ी। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द कंपनीज एक्ट रेगुलेटेड द एनबीएफसी, यानी कि जब शुरुआत हुई एनबीएफसी की तो उसे गवर्न किया जाता था कंपनीज एक्ट के तहत ही, ठीक है। आरबीआई इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन हाउएवर द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑपरेशंस एंड विथ फाइनेंशियल कंपनीज एक्टिंग एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज देयर वाज अ कॉल फॉर सेपरेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लेकिन चूंकि स्थिति ऐसी थी कि फाइनेंस में डीलिंग करते थे ये लोग, फाइनेंशियल डीलिंग किया करते थे, कॉम्प्लेक्स नेचर था इनकी जो एक्टिविटीज़ था, इसकी वजह से इनके लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत महसूस की गई। इसीलिए चैप्टर 3 भी ऐड किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में,
चैप्टर 3 भी ऐड किया गया, which assigned the RBI with the limited authority to regulate deposit taking companies। यानी कि चैप्टर 3 भी ऐड होने के बाद में कुछ हद तक एनबीएफसी को कंट्रोल करने की पावर जो है आरबीआई के पास पहुंची, लेकिन लिमिटेड अथॉरिटी थी, और ये केवल कंट्रोल किसको करते थे? ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती थी, जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती थी। सिंस देन, तब से लेकर के आरबीआई हैज इनिशिएटेड मेजर टू रेगुलेट द एनबीएफसी सेक्टर। यानी कि तब से आरबीआई ही जिम्मेदार बना बैठा है एनबीएफसी सेक्टर को मैनेज करने के लिए। आरबीआई डायरेक्टेड दैट हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज could accept deposit to the extent of their net own fund as per the key recommendation of जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप। तो जेम्स एस राज स्टडी ग्रुप ने कहा कि जो हायर परचेज कंपनियां हैं या लीज फाइनेंस वाली एनबीएफसीज हैं, ये अपने जो है नेट ओन फंड, यानी कि अगर इनका नेट ओन फंड 2 करोड़ 10 करोड़ जितना भी है, उतने तक का ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। 10 करोड़ कैसे होगा, अब आप कहोगे सर? तो सर देखिए, ध्यान दीजिए, मिनिमम की बात की गई थी कि नेट ओन फंड मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, मिनिमम 2 करोड़ होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई बात हमने नहीं करी है। तो हो सकता है कोई कंपनी हो जिसका नेट ओन फंड 100 करोड़ हो, क्योंकि 2 करोड़ कम से कम चाहिए। ओके, तो उस केस में वो जो कंपनी है, अगर लीज कंपनी है या हायर परचेज की कंपनी है एनबीएफसी, तो वो जो है जनता से डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन कितना? जितना उसका नेट ओन फंड है 100 करोड़ का, तो उतना ही ले सकती है। ठीक है, फिर इन 1992 आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी हेडेड बाय मिस्टर AC शाह, जो कि फार्मर चेयरमैन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, टू सजेस्ट द मेजर फॉर इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी आरबीआई द्वारा, वो थी मिस्टर AC शाह की कमेटी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शाह की कमेटी ने रिकमेंडेशन की, जिसमें उन्होंने बात की भाई कि जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए, उनमें प्रूडेंशियल नाम से, यानी कि आपका जो कितना CRAR मेंटेन करना चाहिए, है ना, NPA का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें उसने, मतलब इस कमेटी ने रिकमेंड करी। ठीक है, इन अगस्त 2016 द गवर्नमेंट गेव द गो अहेड फॉर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर द रेगुलेटेड एनबीएफसी। जो भी एनबीएफसी रेगुलेटेड थी, उनको अगस्त 2016 से उनमें FDI भी अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसी। ठीक है, तो एनबीएफसी कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, तो हमने देखा कि पहले एनबीएफसी जो होती थी, उनको कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाती थी और कंपनीज एक्ट के तहत गवर्न होती थी। लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से फाइनेंस में डील करती थी, इसलिए इनके लिए एक अलग रेगुलेशन की, गाइडलाइन की ज़रूरत महसूस की गई। उसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में चैप्टर 3B ऐड किया गया, जिसमें आरबीआई को पावर दी गई कि वो एनबीएफसी को कंट्रोल रेगुलेट कर सकते हैं, डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज को वो कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? सिंस देन आरबीआई ने जो है मतलब इस सेक्टर को, एनबीएफसी सेक्टर को रेगुलेट करना शुरू किया। ठीक है, उसी के तहत जेम्स एस राज करके एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। उसने रिकमेंड किया कि ऐसी एनबीएफसी जो हायर परचेज का काम देखती हैं, लीजिंग का काम देखती हैं, उन एनबीएफसी के द्वारा जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया सकता है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट सेट की गई कि जितना तुम्हारा नेट ओन फंड है उसके बराबर तक तुम लोन, मतलब जो है जनता से डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है, फिर ध्यान रखें कि एनबीएफसी सेक्टर के रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो मिस्टर AC शाह कमेटी बनाई गई थी, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन AC शाह कमेटी किससे रिलेटेड है? एनबीएफसी से रिलेटेड है, और शाह ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, जिसमें उन्होंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात की, पोटेंशियल नाम्स वगैरह सारी बातें की। 2016 अगस्त 2016 में आकर के एनबीएफसी जो रेगुलेटेड एनबीएफसी है, उनमें FDI भी लागू कर दिया गया कि FDI ऑटोमेटिक रूट के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसी की हम बात करें तो देखो, रेगुलेटर्स ऑफ एनबीएफसी में एक तो हो गया आपका आरबीआई। थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखाता हूं। एक तो एनबीएफसी ऐसी होती हैं जिनको आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वहाँ सारी जिम्मेदारी आरबीआई के पास होती है। दूसरी जो होती हैं एनबीएफसी, उनमें कई सारे रेगुलेटर हैं, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट, IRDA। ठीक है, ये सभी गवर्न करते हैं इन एनबीएफसीज को। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। वापस आते हैं, देखिए
तो बेसिकली दो तरीके के एनबीएफसी हैं, एक जिनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के पास होना चाहिए और एक ऐसी जिनका आरबीआई के पास नहीं होना चाहिए। तो अगर आरबीआई के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा वो भी हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एनबीएफसी को रेगुलेटर में एक आरबीआई और दूसरे में बाकी सारे, है ना, आरबीआई और दूसरे में बाकी सारे, ठीक है। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ पावर गिवन टू आरबीआई अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इट रेगुलेट्स सेक्शन ऑफ द एनबीएफसी, अ सेक्शन, मतलब ये सारी एनबीएफसी को नहीं रेगुलेट करता आरबीआई, एक सेक्शन एनबीएफसी का आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हाउएवर इन ऑर्डर टू ऑबिएट डुअल रेगुलेशन, लेकिन किसी एनबीएफसी के ऊपर दो दो लोग जो है रेगुलेट ना करें, एक आरबीआई का भी दबाव है दूसरा सेबी का भी दबाव हो, ऐसा ना हो, उसके लिए ऑबिएट डुअल रेगुलेशन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी आर मेंशन्ड बिलो, कुछ एनबीएफसी नीचे दी गई हैं जिनको सुपरवाइज किया जाता है अदर रेगुलेटर्स के द्वारा, आरबीआई के द्वारा नहीं, और इनको एग्जिम्पशन मिली होती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई, आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करने की ऐसा नीड नहीं होती है। बात समझ गए, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, दीज आर, ये पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स हमारे सामने, इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हो गई, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो गई, इनको सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये सभी एनबीएफसी हैं, ध्यान दें मेरी बात को, लेकिन इनको रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाना है, सेबी के पास करवाना है। इनको आरबीआई से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई गाइडलाइन फॉलो करने की आरबीआई की जरूरत नहीं, सारी गाइडलाइन सेबी बनाएगी। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी होल्डिंग ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो एनबीएफसी का काम करना चाहती हैं उनको जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का आईआरडीए से। निधि कंपनीज अगर हैं तो वो जो है आती हैं किसके तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कौन सी, निधि कंपनीज। निधि कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 620A के तहत, ठीक है। निधि कंपनी भी कंपनीज ही होती हैं और इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चिट फंड कंपनी जो होती हैं, चिट कंपनी जैसा कि डिफाइन किया गया है चिट फंड एक्ट 1982 में, इनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं उनको रेगुलेट किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी द्वारा, और स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जो होती है उनको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक लिस्ट हो गई हमारे सामने। हमने देखा कि जो एनबीएफसी होती है उनके रेगुलेटर दो तरीके के हैं, एक तो पहला आरबीआई रेगुलेटर हो गया जो एक सेक्शन देखता है एनबीएफसी का, और अगर आरबीआई नहीं है तो बाकी जितनी है वो एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि अगर आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो ये पूरी लिस्ट है कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करवा करके एनबीएफसी का काम किया सकता है। तो उसमें वेंचर कैपिटल, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, ये सभी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होता है आईआरडीए द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, ये आईआरडीए से रजिस्टर्ड होंगी, एनबीएफसी का काम करेंगी। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत निधि कंपनी जाती हैं। चिट फंड जो होती हैं कंपनियां वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की जाती हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एनएचबी द्वारा गवर्न की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी जो होती हैं, इनको सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये सभी एनबीएफसी का काम कर सकती हैं। ये जो भी लिस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, ये सभी जो है एनबीएफसी का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिस्ट, वही जो बात हमने वहाँ पर डिस्कस की वही बात यहाँ पर फिर से लिस्ट की गई है। तो पहला कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो पहली बात ये आप समझ लीजिए बहुत क्लियर कि जो भी एनबीएफसीज होती हैं वो सारी की सारी कंपनीज होती हैं। कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत वो रजिस्टर्ड होती हैं, सब के सब कंपनी हैं। अब उसमें रेगुलेटर आरबीआई भी हो सकता है या फिर दूसरे अदर रेगुलेटर हो सकते हैं, और फिर ये तीसरा सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, ओके। तो पहला, अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ में, अगर आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है तो उसका रेगुलेशन, उसका सुपरविजन, उसका सर्विलांस, उसका इन्फोर्समेंट, ये सारी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंधों पर ही होती है, ओके। अगर एनबीएफसी जो कि रेगुलेट की जा रही है आरबीआई के द्वारा नहीं, किसी अदर रेगुलेटर के द्वारा, तो उस केस में कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कौन उनका रेगुलेटर होगा उसकी लिस्ट दी हुई है। पहले भी डिस्कस कर लिया हमने, पहले भी डिस्कस किया। देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कौन देखता है, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा देखा जाता है, राइट। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सारी की सारी किसके द्वारा देखी जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं, सेबी के द्वारा, ठीक है। निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चिट फंड कौन देखता है, उस राज्य की राज्य सरकार देखती है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जो एनबीएफसी का काम करेंगी उनको कौन रेगुलेट करेगा, आईआरडीए। ये बात हम कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं हमारे सामने, ठीक है। अब एक यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दें, ये फ्रेंड्स ना थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। देखो ये क्या, एक होता है एनबीएफसी, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी नॉन बैंकिंग है, बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंस का काम देख रही हैं, बैंक नहीं है पर फाइनेंस का काम देख रही हैं, एनबीएफसी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी बनाई इन्होंने एनबीएनएफसी। क्या मतलब है? ये नॉन बैंकिंग, बैंक नहीं है और फाइनेंस का काम भी नहीं देख रही हैं, नॉन फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो एक कैटेगरी ये भी है एनबीएनएफसी। हम अभी तक पढ़ते क्या रहे हैं? एनबीएफसी। अब क्या है? एनबीएनएफसी, ये यहाँ पर जिक्र हो रहा है इसका। एनबीएनएफसी ये नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, यानी कि ना तो बैंकिंग कंपनी है और ना ही फाइनेंशियल काम देखती है। ओके, तो अगर एनबीएनएफसी है तो उसका रेगुलेटर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा। इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। ओके, इसमें रेगुलेशन, सुपरविजन और सर्विलांस अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगर पूछता है नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का रेगुलेटर कौन है, सर एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इसका रेगुलेटर होता है एनबीएनएफसी का। ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी पूरी लिस्ट। उसके बाद में कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेसेस बट आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स आर गिवन स्पेसिफिक एग्जेम्पशन बाय आरबीआई फ्रॉम इट्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब वही कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल बिजनेस करती हैं लेकिन वो रेगुलेट की जाती हैं अदर रेगुलेटर द्वारा, तो उनको आरबीआई की तरफ से सर्टन एग्जेम्पशंस मिलती है कि उनको सीआरएआर ये सब मेंटेन करने में राहत दी जाती है। वही ये बात यहाँ पर लिख रही हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन 3 फंडे पर आधारित है, लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन और साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन जो किया गया लाइबिलिटी के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर और साइज के आधार पर एनबीएफसी को क्लासिफिकेशन किया गया है। सो हियर इट कम्स लाइबिलिटीज बेस्ड क्लासिफिकेशन। लाइबिलिटी पर आधारित क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो एनबीएफसी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी? कैटेगरी ए कंपनी जिन्हें एनबीएफसी हैविंग पब्लिक डिपॉजिट, जिन्हें एनबीएफसी डी फॉर डिपॉजिट कह देते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी ए की कंपनी आती है एनबीएफसी में जिसमें एनबीएफसी हैविंग पब्लिक डिपॉजिट, जिन्हें एनबीएफसी डी डिपॉजिट कहा जाता है। कैटेगरी बी भी आती है सर यहाँ पर, कैटेगरी बी कंपनी एनबीएफसी नॉट हैविंग पब्लिक डिपॉजिट आल्सो नोन एज एनबीएफसी एनडी। तो ऐसी एनबीएफसी जिनके पास में पब्लिक डिपॉजिट नहीं होता है तो एनबीएफसी एनडी बोलते हैं, नॉन डिपॉजिट। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में बांटा गया लाइबिलिटी के आधार पर। एनबीएफसी डी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट लेती हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो डिपॉजिट नहीं लेती हैं जनता से। क्लियर? एनबीएफसी जो डी होती है डिपॉजिट लेने वाली आर नाउ सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, यानी कि ऐसे समझ लो कि एनबीएफसी डी जो होती हैं इन पर बैंकों वाली सारी बातें लागू होती हैं। बस ऐसे समझ लो सिंपल, बैंक पर जो कुछ भी लागू तो सब इन पर एनबीएफसी डी फॉर डिपॉजिट टेकिंग पर लागू होता है। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि 9% का सीआरआर मेंटेन करना या जो भी हो, 15% है शायद। ठीक है, उसके अंदर लिक्विड एसेट मेंटेनेंस करना, एक्सपोजर नाम उसको फॉलो करना कि कितना लोन दे सकते हैं, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एएलएम का डिसिप्लिन फॉलो करना, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फॉलो करनी पड़ती है। तो लाइबिलिटी के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है। एक्टिविटीज़ के आधार पर फ्रेंड्स ये जितनी लिस्ट है ना सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करनी है, अगले लेक्चर में करेंगे सब के बारे में। यहाँ पर जैसे लोन कंपनीज क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती हैं, हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एनबीएफसी का एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एक्टिविटी के आधार पर एनबीएफसी जो होती है एसेट फाइनेंस कंपनी एएफसी, लोन कंपनीज एलसी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज आईसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज आईएफएससी। फिर आ जाता है सिस्टमेटिकली, जैसे इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं वैसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी भी होती हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, एसआई का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज आईडीएफ एनबीएफसी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी एमएफआई, रेजिडरी एनबीएफसी हमने देखा तो जो डिपॉजिट लेती हैं आपको याद होगा। उसके बाद में एनबीएफसी फैक्टर, फिर एनओएफएससी एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज,
मॉर्गेज गारंटी कंपनी MGC, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर NBFC AA, NBFC पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म NBFC P2PL, पेयर टू पेयर लेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के आधार मतलब कौन सी एक्टिविटी करती हैं उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है NBFCs का। फिर देखते हैं फ्रेंड्स साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन, और ये लास्ट बात हो रही है यहाँ पर। साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एट प्रेजेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट ऑफ 500 करोड़ आर मोर, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है उन्हें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कह दिया जाता है। एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कह दिया जाता है। प्रूडेंशियल रेगुलेशन सच एज कैपिटल रिक्वेसी रिक्वायरमेंट, एक्सपोजर नाम अलॉन्ग विद द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल टू देम, इन पर ये लागू होता है। तो साइज के आधार पर सिर्फ एक ही कहा इन्होंने कि ऐसी एनबीएफसी जिसका एसेट साइज जो है 500 करोड़ उससे ऊपर का होता है उसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कह दिया जाता है। ठीक है, तो बस ये फ्रेंड्स हो गया इसका एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन जो हमारी बुक में अवेलेबल है। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा था एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों के आधार पर किया गया, लाइबिलिटी के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर और साइज के आधार पर। ठीक है, लाइबिलिटी के आधार पर एनबीएफसी 2 तरीके की हुई, एनबीएफसी डी ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती हैं, एनबीएफसी एनडी जो डिपॉजिट नहीं लेती हैं। ओके, एनबीएफसी डी जो होती हैं वो बिल्कुल बैंक जैसी होती हैं, सारी गाइडलाइन उनके ऊपर बैंक वाली लागू होती है। एक्टिविटी के आधार पर एनबीएफसी बहुत सारी हैं, ये पूरी लिस्ट है, हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसमें एसेट फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा था MFI से, रेजिडरी एनबीएफसी, एनबीएफसी फैक्टर, एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग। ठीक है, तो ये सारी हो गई। फिर आता है सर जो है साइज के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन अगर देखें तो साइज के आधार पर एक एनबीएफसी कही इन्होंने कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे एबव का होता है उन्हें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कह दिया जाता है। एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है कब, जब 500 करोड़ या उससे ऊपर का एसेट हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी किसे कह सकते हैं, जिसका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे अबव का। ठीक है, तो बस बात यहीं पर फ्रेंड्स खत्म हो जाती है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू।